वेलकम बैक दोस्तों। ईवी सॉल्यूशन में आपका स्वागत है। चार्जर को समझने से पहले हमें एसएमपीएस को समझना पड़ेगा, क्योंकि चार्जर हमारा एसएमपीएस की थ्योरी पे ही काम करता है। अगर हमने एसएमपीएस समझ लिया तो समझ लो हमें चार्जर भी समझ में आ गया। जब एसएमपीएस में क्या होता है, पहले एसी को डीसी बनाया जाता है, फिर डीसी को एसी बनाया जाता है, फिर लास्ट में फिर इसको डीसी बनाया जाता है। तो चलो शुरुआत करते हैं, पहले एसएमपीएस काम कैसे करता है। सबसे पहले एक ब्रिज रेक्टिफायर हो गया, इससे डीसी वोल्ट कन्वर्ट हुआ और वो हो गया हमारा डायरेक्ट ट्रांसफार्मर पे प्लस, और जो कैपेसिटर से माइनस निकला वो हमारे गया पीएमडब्ल्यू आईसी में। इस आईसी में बहुत सारी पिन होती है। मैंने ग्राउंड, वीसीसी, ड्रेन और सोर्स, इन्हीं पिनों को इंडिकेट किया है। ट्रांसफार्मर से ये ड्रेन पिन पे जुड़ गया और माइनस से सोर्स आया है। सोर्स और ड्रेन इसमें स्विचिंग होगी जिससे ये काम करेगा। अब आईसी को वीसीसी दे दी और इसको एक फीडबैक दे दिया, किससे? ऑप्टोकपलर से, और एक ऑक्सिलरी सप्लाई है जिससे इसको रनिंग वोल्टेज बोलते हैं या ये स्टार्टर रेजिस्टेंस भी बोलते हैं। इन दोनों से जुड़ के आईसी को वीसीसी दे दिया गया, यानी जिससे हमारी आईसी काम कर सके। हर आईसी को काम करने के लिए कुछ न कुछ वोल्टेज करंट चाहिए, तो वो इससे इसको मिल जाते हैं। अब ये कैसे काम करता है, क्या काम करता है, थोड़ी वीडियो लंबी जरूर हो जाएगी लेकिन क्लियर हो जाएगा सब कुछ। जब हमारी आईसी स्विचिंग करती है तो ये मॉसफेट है, इसमें मैग्नेट फील्ड जनरेट होती है, इससे सेकेंडरी में करंट बनता है और डायोड से उसको वोल्टेज निकाले जाते हैं। ये जो हमारी 12 वोल्ट की सप्लाई है, हमारे 12 वोल्ट निकल गए। अब ये 12 वोल्ट हमारे सेकेंडरी में निकले और स्विचिंग आईसी हमारी लगी है प्राइमरी में। अब उसको पता कैसे पड़ेगा कि कब हमको ड्यूटी साइकिल कम करना है, ड्यूटी साइकिल बढ़ाना है। ये जो नीचे दिख रहे हैं ये पल्स सेटिंग है, यानी ये बता रही है कि हमारी आईसी की ड्यूटी साइकिल क्या है। अब ये ड्यूटी साइकिल डिपेंड है आउटपुट वोल्टेज पे। हमारा 12 वोल्ट का आउटपुट है तो 12 वोल्ट निकल रहा है, लेकिन ये आईसी को कैसे पता पड़ेगा? और आईसी को पता पड़ेगा कि वोल्टेज बन गई तो ट्रांसफार्मर में स्विचिंग कम कराएगा वो, जिससे 12 वोल्टेज मेंटेन रह सके। अब इस 12 वोल्ट को मेंटेन करने के लिए सारा काम है आईसी का, क्योंकि प्राइमरी में आईसी है और सेकेंडरी में ये ट्रांसफार्मर वोल्टेज निकाल कर दे रहा है। अब इसको समझने के लिए इन दोनों के बीच में कोई कनेक्शन नहीं है, क्योंकि प्राइमरी है ना वो हॉट सेक्शन है, ड्रेन, सोर्स, आईसी और ट्रांसफार्मर, और सेकेंडरी में हमारे ये आइटम दिए हैं। ऑप्टोकपलर का आधा पोर्शन यानी एलईडी सेकेंडरी में रहती है और ट्रांजिस्टर हमारा रहता है प्राइमरी में, यानी एलईडी साइड कूल वोल्टेज सेक्शन रहता है और ट्रांजिस्टर साइड रहता है हॉट सेक्शन रहता है। यानी ये ऑप्टोकपलर है ना, इन दोनों के बीच में मैसेजिंग का काम कर रहा है कि प्राइमरी में और सेकेंडरी में क्या चल रहा है वो एक दूसरे को कम्युनिकेट कर सकें, बता सकें कि कब वोल्टेज पूरे हो गए वहाँ पे और कब वोल्टेज नहीं हुए। अब ये एलईडी जो ग्लो होती है, जिसके एनोड और कैथोड पे वोल्टेज मिलते हैं, जिससे एलईडी ग्लो होती है। आउटपुट से करंट लेके वोल्टेज लेके इसको डिवाइडर लगा के इसके एनोड पे वोल्टेज दे दिए। अब एलईडी हमारी एक तरह का डायोड ही है, लाइट इमिटिंग डायोड, तो इसके एनोड पे पॉजिटिव मिल गया तो कैथोड पे हमें नेगेटिव चाहिए। अब नेगेटिव कैसे आया? हमने पॉजिटिव से वोल्टेज डिवाइडर बना के किसको दे दिए? TL431 को रेफरेंस वोल्टेज। रेफरेंस यानी क्या चीज़ हो गया कि 12 वोल्ट है ना, उसमें इस तरह से रेजिस्टेंस सेट की जाती है कि इसके वोल्टेज डिवाइडर में 2.5 वोल्ट ही बने, और ये ज़्यादा वोल्टेज होंगे तो रेजिस्टेंस की वैल्यू बढ़ाई दी जाएगी,
तो ये भी 12 वोल्ट के अकॉर्डिंग मान के चलो अपन ने सेट की है, ये कोई फिक्स नहीं है, एग्जाम्पल के लिए है। तो ये डिवाइडर क्या करता है, 2.5 वोल्ट TL431 के रेफरेंस पिन पर देता है, और ये TL431 ग्राउंड को LED के कैथोड पे भेज देता है, जिससे LED ग्लो होती है। LED ग्लो होती है तो इसकी लाइट ट्रांजिस्टर के पड़ती है बेस पर, यानी बेस ये होता है फोटो डायोड और फोटो ट्रांजिस्टर। जैसे इस पर लाइट पड़ती है, इसके एमीटर से ग्राउंड जाता है IC के फीडबैक पे, जिससे IC को पता पड़ता है कि वोल्टेज की कंडीशन क्या है, और उसके अकॉर्डिंग वो अपनी ड्यूटी साइकिल को चेंज करती है कि क्या डेड टाइम क्या रहेगा। डेड टाइम क्या होता है ये आगे अपन जब समझेंगे तब बताऊँगा, क्लियर हो जाएगा। ड्यूटी साइकिल क्या चीज़ है ये भी हम आगे समझेंगे, किसी दूसरी वीडियो में समझेंगे। इसमें चूँकि मैं वोल्टेज डिवाइडर के ऊपर वीडियो है ये, तो ये वोल्टेज डिवाइडर बताना ज़रूरी क्यों है, क्योंकि हमारे चार्जर में, EV चार्जर में, चाहे ईस्टमैन हो या एक्जियम हो, आउटपुट में वोल्टेज ज़्यादा होते हैं या कम होते हैं, तो ये हमारी रेजिस्टेंस की वैल्यू शिफ्ट हो जाती है। सपोज करो मैंने ये रेजिस्टेंस लगाई है 12 वोल्ट के अकॉर्डिंग, और इसकी वैल्यू शिफ्ट हो गई, तो ये हो सकता है कि 6 वोल्ट पे ये 2.5 वोल्ट बना दे यहाँ पे 2.5 वोल्ट, या हो सकता है 20 वोल्ट हो जाए तब भी 2.5 वोल्ट ना आए। तो प्राइमरी को पता नहीं पड़ेगा कि क्या हो रहा है, यानी TL431 पर हमें 2.5 वोल्ट चाहिए। ठीक, ये बात समझ में आ गई। अब समझते हैं वोल्टेज डिवाइडर कैसे काम करता है। ये एक मैंने सर्किट कंप्लीट किया है। इस सर्किट में आप देख रहे होंगे कि क्या क्या चीज़ दी हैं, कैसे कैसे दी हैं। हमने इसके अंदर एक 12 वोल्ट की बैटरी है, और ये वोल्टेज डिवाइडर कंप्लीट हो रहा है। इसमें मैंने एक एम्पियर मीटर लगाया है, जिससे मालूम पड़ सके कि ये सर्किट कितना एम्पियर करंट ले रहा है। और एक 220 वोल्ट ओम की रेजिस्टेंस लगी है R1, और R2 है 470 ओम। इसमें एक ये एमीटर लगाया है, ये हमारे पूरे इसके करंट को मेजरमेंट कर रहा है कि कितना करंट इसमें फ्लो हो रहा है। R1 और R2 सबसे पहला मीटर दिया, इस पर 12 वोल्ट आ रहा है वोल्ट मीटर पर। ये इस बैटरी के वोल्टेज को बता रहा है कि कितने वोल्ट की बैटरी है, इसमें कितना आ रहा है। और R1 पर के अकॉर्डिंग इसके R1 पर कितना वोल्टेज आ रहा है ये बनेगा, दूसरा डिवाइडर बनेगा 470 R2 पर। तो आप इसको आप नोट कीजिए ध्यान से, 1.74 वोल्ट मिली एम्पियर इसका चल रहा है, और 12 वोल्ट है, और 3.8 करके R1 में है, और 817 वोल्ट R2 पर है। ये सारी चीज़ें देखेंगे कैसे क्या हो रहा है। 12 वोल्ट थे, दोनों पर डिवाइड हो गए, और जब दोनों को आप प्लस R1 R2 के V1 और V2 के वोल्टेज को आप ऐड करेंगे तो 12 वोल्ट बन जाएगा। अब ये कैसे काम कर रहा है ये समझते हैं। इसमें देखिए एक LED लगाई हुई है मैंने, एक 5 वोल्ट की बैटरी लगा के R1 और R2 दो रेजिस्टेंस दिए हैं, जिनकी वैल्यू 1K है। तो आप देख रहे हैं कि इसमें ये TL431 लगाया हुआ आगे मैंने, इसके रेफरेंस पे 2.5 वोल्ट जा रहा है। अच्छा, इसका नियम क्या है कि किसी भी बैटरी में अगर मान लो 5 वोल्ट का दिया हुआ है तो आधा कर देगा इसको। अभी ये जो मैंने पहले अपने सर्किट देखा था TL431 को बाद में समझेंगे, पहले ये और क्लियर कर लें। जो सर्किट देखा था ना उसको मैं आपको दिखा रहा हूँ
कि कैसे काम कर रहा है। ये देखिए 12 वोल्ट की बैटरी, 220 की रेजिस्टेंस और एक 470 की रेजिस्टेंस थी। वोल्टेज हमने याद रख लिए होंगे कितने एम्पियर करंट था इसमें और कितने आउटपुट निकल रहा था R1 पर और R2 पे। अब ये जो निकल रहा था ना, ये कैसे निकल रहा था ये समझते हैं इसको। 12 वोल्ट की बैटरी हो गई इसमें, जो हमने नीचे किया था। R1 हमारी 220 की थी और R2 हमारी 470 की थी। अब इसमें इसकी इक्वेशन है V इज इक्वल टू IR, ओम्स लॉ के अनुसार। इस लॉ में क्या होता है कि किसी चीज़ की दो चीज़ हमें पता है तो तीसरी निकाल सकते हैं। अब इसमें हमें V पता है और R पता है हमें। R क्या है हमारा, V क्या है। हमें इसका करंट निकालने के लिए R1 और R2 को R मानना पड़ेगा। R V हमारा हो गया 12 और R टोटल हमारा हो गया R1 प्लस R2। क्योंकि अभी हम इसमें वोल्टेज डिवाइडर के वोल्टेज निकाल रहे हैं, पहले हमें इसका करंट निकालना पड़ेगा इक्वेशन को कंप्लीट करने के लिए। तो R टोटल हमारी हो गई R1 प्लस R2, 270 ओम प्लस 470 ओम, 220 और 470, तो 690 ओम हमारी R हो गई। R हमारी हो गई 690 ओम और V हमारी हो गई 12 वोल्ट। सर्किट में जो हमने सप्लाई दी है 12 वोल्ट की दी है। अब इसका हम पहले करंट निकालेंगे, जब ही वोल्टेज डिवाइडर का काम आगे बढ़ पाएगा। तो इक्वेशन हमारी है V इज इक्वल टू IR। V हमारी 12 इज इक्वल टू I पता नहीं हमें, मल्टीप्लाई 690, यानी R की वैल्यू शिफ्ट कर दी। अब हमें इसकी I की वैल्यू निकालनी है। तो जो R टोटल है ना, वो हमने नीचे लिख लिया और V की वैल्यू 12 वोल्ट है, वो भी देख लिया है। V इज इक्वल टू IR है, तो I इज इक्वल टू हो जाएगा V अपॉन R, यानी वोल्टेज से डिवाइड कर दो रेजिस्टेंस को, तो इसका करंट निकल आएगा। तो I इज इक्वल टू VR, V हमारा 12 वोल्ट अपॉन 690 हमारी है रेजिस्टेंस, तो इसका करंट निकल के आया है 0.01791749, ये एम्पियर में है। अगर इसको मिली एम्पियर करेंगे ना, तो 1000 से डिवाइड कर देंगे, 1000 से डिवाइड कर देंगे तो हमारा वो निकल आएगा एम्पियर। क्योंकि सर्किट में जो वहाँ पे हम निकाल रहे हैं ना, वहाँ पे हमारा एम्पियर में आएगा, मिली एम्पियर में आएगा, सॉरी, यहाँ पे हमारा एम्पियर में दिया हुआ है। 1000 से डिवाइड कर देंगे तो ये 1.749 करके मिली एम्पियर निकल आएगा। ये हमने यहाँ पे देख लिया। अब इसको, इसी पूरी इक्वेशन को हमने यहाँ पर निकाल लिया। अब हम निकालेंगे R1 और R2 के अकॉर्डिंग अक्रॉस में कितने आउटपुट निकल रहे हैं, वोल्टेज निकलेंगे वोल्टेज डिवाइडर से। R1 और R2 दोनों चीज़ देख ली। V R1 के अक्रॉस जो वोल्टेज निकलेगा उसको हमने V1 लिखा है और R2 के V2 लिखा है। V2 यानी हम सेकेंड वाली जो R2 है उसके अक्रॉस में कितने वोल्टेज निकलेंगे, आउटपुट होंगे, ये बता रहे हैं। V2 आउट यानी V इज इक्वल टू IR हमारी इक्वेशन है, तो V2 हमारा हो गया, निकालना हमें। I हमारा हो गया करंट और R2 हमारी है 470 ओम। यानी इस इक्वेशन को करेंगे तो हमारा V2 वोल्टेज आउटपुट निकल के आएगा कि R1 और R2 के बीच में जो वोल्टेज चाहिए वो कितना आउटपुट निकलेगा। तो ये हमारा निकलेगा 8.1 वोल्टेज। ये हमारा कौन सा है, V2 का। अब हमारा V1 का देखेंगे हम कि V1 के अक्रॉस कितना निकलेगा। करंट हमारा वही रहेगा और रेजिस्टेंस हमारी V1 की होएगी 220 ओम, R1 के अक्रॉस में V1। अब वही जो फार्मूला हमने V2 के लिए अप्लाई किया था
वही हमने V1 के लिए किया। V1 इक्वल टू आई इंटू आर। V2 वोल्टेज देख रहा है अभी हम, V1 निकाल V2 निकाल लिया, अब हम V1 निकाल रहे हैं R1 के अक्रॉस में कितना निकलेगा। अब V1 के लिए मैं B इक्वल टू आई आर हो गया V1, और R1 की वैल्यू हम यहाँ पर देख लेंगे। करंट हमारा यही दिए ही हुए 0.01739, और R1 हमारी है 220। R2 पे 8.1 निकला, और R1 पे हमारा निकला 3.7। अभी मैं नीचे कर रहा हूँ, फिर मैं आपको प्रॉपर दोनों वोल्टेजों को करते, यानी 12 वोल्टेज हमारे दोनों में रेजिस्टेंस में डिवाइड हो गए। जब इसके वोल्टेज को हम प्लस करेंगे तो हमारे बैटरी वोल्टेज निकलना चाहिए। तो हमारी इक्वेशन सही है। B1 पे आए तो B इक्वल टू एम, हमने करंट लिख दिया और R1 की वैल्यू 220 कर दी। तो V2 आउट हमारा निकला 3.828। अब वोल्टेज सोर्स B हमारा इक्वल टू था V1 प्लस V2, यानी 12 वोल्ट बैटरी से दिए थे, और ये दोनों 12 वोल्ट हमारे V1 और V2 पर डिवाइड हो गए। तो जब दोनों वोल्टेज हमारे डिवाइड हुए हैं, इनको हम प्लस करेंगे तो हमारे बैटरी वोल्टेज जो हमने इनपुट दिया था, B सोर्स दिया था, वो बराबर होनी चाहिए, क्योंकि 12 वोल्ट दिए हैं और ये दोनों में डिवाइड किए हमने। V इक्वल टू V1 V2, यानी R1 R2 के अक्रॉस में जो वोल्टेज निकलेंगे वो B सोर्स के बराबर होंगे, क्योंकि 12 वोल्ट की हमने इसमें सप्लाई दी है। 12 वोल्ट प्लस इक्वल टू V1 V2, तो दोनों के 12 वोल्ट आ चुकी हैं। प्लस करेंगे आप इनको तो ये 12 वोल्ट ही बन रही है। 12 वोल्ट 8.1 वोल्ट प्लस 3.8 वोल्ट, इनको प्लस करोगे तो 12 वोल्ट की समथिंग निकलेगा। क्योंकि 8.1 के आगे भी कुछ था तो मैंने एक ही डिजिट लिया है, और 2-3 डिजिट लेता एक्यूरेट निकलेगा, यानी 12 वोल्ट निकल गए। यानी ये क्वेश्चन हमारी जो हमने यहाँ देखी थी ना सर्किट में, उसमें सेम निकल रही है। अब इसमें कुछ चीज़ और बढ़ती हैं। सपोज करो R1 किए गए, एक रेजिस्टेंस ना लग के 2 रेजिस्टेंस लगा दिए, 3 लगा दी, 4 लगा दी, तो उसको कैसे चेक करेंगे ये भी समझ लेते हैं। जो हमने इक्वेशन से निकाला, हमारा 12 वोल्ट की बैटरी थी, हमने हमारा 0.017 करके कुछ एम्पियर निकला हमारा। V1 के वोल्टेज कितने निकले, V2 के कितने निकले, R1 के अकॉर्डिंग और R2 के अक्रॉस, ये वो हमने वहाँ पे कैलकुलेशन की। तो इसको सर्किट में लगा के देखते हैं कि हमने जो इक्वेशन सॉल्व की थी ना, वो बाकी में उतना ही निकल रहा है। अब इस सर्किट को मैं रन करता हूँ। रन करने पे हमारे प्रॉपर जो भी इक्वेशन में निकले थे ना, वो हमारे यहाँ पे इक्वेशन काम करती है कि नहीं करती, ये देखते हैं। R1 के अक्रॉस हमें वोल्टेज थे वो देखने हैं, और R2 के अक्रॉस थे वो देखने हैं। मैंने 3 मीटर लगा हुए हैं। पहला मीटर पूरे बैटरी के वोल्टेज बता रहा है, V2 मीटर है वो R1 के लिए है, और R2 का V3 वोल्ट मीटर है। और बैटरी से निकलते ही जो सीरीज में लगा हुआ है वो हमारा क्या है, एमीटर, जो हमारा करंट हमने निकाला था वो दिखाएगा। अगर हमारी इक्वेशन सही है तो हम किसी भी चीज़ की वोल्टेज डिवाइडर से उसके वोल्टेज निकाल सकते हैं। सर्किट रन कर रहा है, अभी देखते हैं इसमें कि जो हमारी इक्वेशन थी वो सही निकली। अब देखिए 0.0174 वहाँ पे था, इसको मिली एम्पियर में किया, नहीं 1000 से डिवाइड किया तो ये एम्पियर निकल के आ गए। 12 वोल्ट की हमारी बैटरी थी, और यहाँ पर 3.2 करके और 8.17 करके जो हमारी इक्वेशन निकाली थी वो सेम टू सेम यहाँ पे हमारे वोल्टेज निकल के आ गए। तो ये वोल्टेज डिवाइडर किस तरह से काम करता है ये समझ लिया हमने।
दोनों कंडीशन में हमारा सेम निकल रहा है, यानी कि हमको पता होना चाहिए कि इक्वेशन कैसे काम करती है। हम एक्सट्रीम चार्जर हो या रेजिस्टेंस ईस्टमैन चार्जर हो, अगर कोई रेजिस्टेंस नहीं भी है तो इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। अब समझते हैं कि वहाँ पे हमारी 2 रेजिस्टेंस, यहाँ पे हमारी 3 रेजिस्टेंस हो गई। बैटरी सोर्स हमारा 12 वोल्ट है, R1 R2 R3 टोटल हमारी R टोटल कहलाई। अब इसमें 3 रेजिस्टेंस है देखो, तो सबसे नीचे वाली रेजिस्टेंस R3 जो ग्राउंड से जुड़ी है वो हमारी V2 के R2 कहलाएगी, और उसके ऊपर जितनी भी रेजिस्टेंस होंगी, एक ये हो या 2 हो, वो हमारी R1 में काउंट होंगी। तो सबसे R2 जो रेजिस्टेंस है वो 200 ओम की है, सबसे पहली रेजिस्टेंस 100 ओम की है, और दूसरी 470 ओम की है। तो यानी 100 और 470 ये दोनों हमारी R1 कहलाएंगी, और 200 में हमारी R2 कहलाएगी, और इनका टोटल हमारा R कहलाएगा। हमको R2 के अक्रॉस में वोल्ट आउट चाहिए कि कितने वोल्टेज यहाँ पर निकलेंगे। तो ये 3 रेजिस्टेंस होगी। अब इसको कैसे सॉल्व करते हैं ये देखते हैं। इक्वेशन हमारी वही है, V = IR। V हमारी 12 वोल्ट है, V हमारी 12 वोल्ट है, और R हमारी R1 R2 R3 हो गई, क्योंकि हमें इसके अभी करंट चाहिए। V = IR है, तो I हमारे पास नहीं है V, तो हमारा V 12 वोल्ट हो गए। R1 R2 R3 को प्लस करेंगे तो 770, यानी रेजिस्टेंस हमारी 770 ओम आ गई। अब इस क्वेश्चन को करेंगे तो हमारा I = VR हो जाएगा, यानी वोल्ट को वोल्टेज से हम रेजिस्टेंस से डिवाइडेड कर देंगे वोल्टेज को, तो हमारा करंट निकल आएगा। तो 12 को हमने 270 से डिवाइड किया तो हमारा है 0.0155 एम्पियर। ये एम्पियर में ध्यान रखना, सर्किट में हमें मिली एम्पियर दिखाई देगा। अब हमारे पास में हमें R3 के अक्रॉस में मालूम करना है। V आउट की हमने I × R, I हमारा करंट हो गया, और R3 हमारी होगी 220, क्योंकि हमको यहीं पे चाहिए कि यहाँ पे वोल्टेज आउट कितने होंगे। तो V आउट हमारा क्या हो जाएगा, I यानी एम्पियर जो हमारा निकले, और 220 हमारी रेजिस्टेंस हो गई। तो हम इसको इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो 3.116 वोल्ट हमारे आउटपुट निकलना चाहिए। एम्पियर अभी एम्पियर में है, जब सर्किट में देखेंगे तो मिली एम्पियर में होंगे, यानी 1000 से डिवाइड कर देंगे। अब इसको हम सर्किट में देखते हैं कि कैसे काम करता है ये। वहाँ पे 2 थी, यहाँ 3 रेजिस्टेंस हैं। अभी 3 रेजिस्टेंस को हम सर्किट में डालते हैं, और सर्किट में सारी चीज़ें ध्यान रखना। हमारे आउटपुट वोल्टेज कितने थे, और करंट कितना था हमारा, ये हम इसको सर्किट में देखते हैं। क्योंकि हम जो पढ़ते हैं ज़रूरी नहीं है वो सच हो, इसलिए हम करके देखते हैं। इसमें वही 12 वोल्ट की हमारी सप्लाई है, R1 100 ओम है, R2 470 ओम है। ये दोनों हमारी R1 में कहलाएंगे, और R2 हमारी होगी 200 ओम। हमें इसके अक्रॉस वोल्टेज मालूम करना है, तो मैंने यहाँ पे वोल्टमीटर लगाया हुआ है, और हमारा करंट जो निकल रहा है उसके लिए हमने एमीटर लगाया हुआ है, जिससे मालूम पड़ा कि हमारी इक्वेशन जो हमने सॉल्व की थी वो प्रॉपर काम कर रही है कि नहीं कर रही। अब इसमें 12 वोल्ट की बैटरी, 3 रेजिस्टेंस, R2 के अगेंस्ट अक्रॉस में हमें वोल्टेज मालूम करना है। सिस्टम को रन करके देखते हैं कि ये कैसे काम करता है। तो 0.0155 करके हमारा करंट था, तो देखते हैं हमारा करंट कितना आ रहा है इसमें, और 3.116 हमारे आउटपुट वोल्टेज थे R2 के अक्रॉस। अब देखते हैं हमारा करंट क्या था, 0.015 करके, तो उसमें 1000 से हमने डिवाइड किया, तो हमारा पे यहाँ पर जो वोल्टेज हो रहे हैं वो हमारे मिली एम्पियर में हो रहे हैं, और आउटपुट हमारी 3.116 थी, वो भी शो हो रही है। अब हम समझते हैं कि TL431 ये कैसे काम करता है। इसमें मैंने एक 5 वोल्ट की बैटरी ली है, R1 और R2 की वैल्यू हमने सेम रखी है। 5 वोल्ट की बैटरी
R1 और R2 की वैल्यू सेम है, दो हमने रेजिस्टेंस यूज की हैं। अच्छा, इस वोल्टेज डिवाइडर का एक लॉ है कि अगर R1 और R2 की वैल्यू सेम होगी तो जो वोल्टेज डिवाइडर का आउटपुट निकलेगा वो V सोर्स का हाफ हो जाएगा, यानी 5 वोल्ट हमने इनपुट दिया है तो डिवाइडर में हमें 2.5 वोल्ट मिलेंगी। अब 2.5 वोल्ट यहाँ पे क्यों यूज किया गया है बता रहा हूँ। इसमें लगाया हमने TL431 साथ में हमने क्या किया, एक LED लगाई है वोल्टेज से B+ से डायरेक्ट, यानी इसको प्लस एनोड पे दे दिया, जो हमने पिछली वीडियो में एनोड कैथोड समझे थे। एनोड पे हमने प्लस वोल्टेज दे दी। अब LED को माइनस वोल्टेज चाहिए, अगर इसको माइनस वोल्टेज मिल जाएंगे तो LED ग्लो हो जाएगी। और इसको माइनस वोल्टेज कब मिलेंगे, जब TL431 को 2.5 वोल्टेज मिलेंगे। जैसे 2.5 वोल्ट मिलेंगे, ये एनोड से कैथोड ग्राउंड पास कर देगा। अब इसमें जो ऊपर अभी आ रहा है, इसको और समझाने बैठूंगा तो बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा। तो TL431 के लिए जिसके लिए वीडियो बना है वो समझते हैं पहले कि कैसे काम कर रहा है। वोल्टेज दे दिए 5 वोल्ट, R1 R2 चालू हो गई और 2.5 वोल्टेज हमको TL431 पे वोल्टेज डिवाइडर से मिल गए। जैसे TL431 को 2.5 वोल्ट मिले, उसने एनोड से कैथोड ग्राउंड को पास कर दिया। LED को ग्राउंड मिला, LED ग्लो हो गई, क्योंकि एनोड से इसको बैटरी से वोल्टेज मिल रहे थे और कैथोड को ग्राउंड चाहिए था, जो कि हमें TL431 ने दे दिया। और TL431 ने जब दिया, जब इसको 2.5 वोल्ट मिली। ये जो छोटा सर्किट है यही हमारे चार्जर में काम करता है कि आउटपुट में कितना क्या चल रहा है, क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। अगर R1 R2 की वैल्यू अगर चेंज कर देंगे, अब इसमें मैंने क्या किया, इसके वोल्टेज को बढ़ा दिया। जैसे ही वोल्टेज को बढ़ाया, हमारी LED खराब हो गई, क्योंकि मैंने इसमें कोई रेजिस्टेंस बीच में यूज नहीं की थी। अब इसको हम 5.3 वोल्ट दे रहे हैं, तब भी LED हमारी ख़राब हो रही है। अब इसमें एक चीज़ और देखेंगे कि वाकई में क्या TL431 ग्राउंड को पास करेगा कि नहीं कर रहा, या करता भी है कि नहीं करता है। ये भी हम आगे समझेंगे कि TL431 की वर्किंग प्रोसेस क्या है। अभी हमारे वोल्टेज 5 वोल्ट से आ गए तो हमारी LED क्या हो गई, ख़राब हो गई है, क्योंकि इसको वोल्टेज मैंने ज़्यादा दी है। इसके बीच में अगर कोई रेजिस्टेंस में यूज करता तो ये LED शायद ख़राब नहीं होती। अब इसकी वजह भी है, क्योंकि मुझे ये समझाना था कि ये सर्किट काम कैसे करता है। जैसे ही मैंने इसको 5 वोल्ट दिए, ये LED ग्लो हो गई, यानी TL431 ने ग्राउंड पास करना शुरू कर दिया है। ये अगर आपने समझ लिया ना, तो चाहे ईस्टमैन चार्जर हो, ETL हो, एक्जिम हो, चाहे वो कितने भी एम्पियर का हो, 15, 18, 21, आने वाले फ्यूचर में जो भी चार्जर हो, आउटपुट वोल्टेज में कम ज़्यादा हो रहे हैं तो उसको आप समझ पाओगे कैसे सही करना है। अभी ईस्टमैन में देखा होगा कि जब भी वोल्टेज कम ज़्यादा होते हैं तो हम TL431 के ग्राउंड से रेजिस्टेंस को ग्राउंड कर देते हैं। वो रेजिस्टेंस होती है हमारी R2, जो इसके रेफरेंस से ग्राउंड में लगी है। यहीं पर क्या करते हैं, वो रेजिस्टेंस को चेंज करते आते हैं, जिस पे उनको आउटपुट वोल्टेज प्रॉपर मिल गया वो रेजिस्टेंस वहाँ पर लगा देते हैं, जबकि ये तरीका प्रॉपर नहीं है। हमें समझना चाहिए कि एक्चुअल में वहाँ पर लगेगी कितनी रेजिस्टेंस, वैल्यू क्या लगेगी। वो प्रॉपर वैल्यू उस रेजिस्टेंस को मिल जाएगी और TL431 को प्रॉपर वोल्टेज मिल जाएंगे, तो TL431 ग्राउंड को पास करके, यहाँ पर हमने LED जलाई है, लेकिन सर्किट में एक्चुअल में ये जो ग्राउंड पास होता है ना, ये हमारे आता है PMWIC को, इसको बोलते हैं फीडबैक। जो 2.5 वोल्ट बन रहे हैं ये हमारे सेकेंडरी में बनते हैं। सेकेंडरी में आउटपुट जैसे ही इस रेजिस्टेंस की वैल्यू को ऐसे सेट किया जाता है कि जैसे 62 वोल्ट का चार्जर है, 62 जैसे आउटपुट होंगे तो इसके TL431 के R2 पर 2.5 वोल्ट जनरेट हो जाएंगे, और ये 2.5 वोल्ट TL431 पर जाएंगे और यहाँ से
इसके एनोड पे जो भी दिया हो हमने, हो सकता है पॉजिटिव करंट दिया हो या ग्राउंड दी हो, वो इस प्रॉपर को सर्किट को भेज के PMWIC को बता देती है कि सेकेंडरी में वोल्टेज प्रॉपर बन चुके हैं, तो ड्यूटी साइकिल को मेंटेन कर लो आप, कम करना है, ज़्यादा करना है या स्टेबल करना है। जैसे ही वोल्टेज प्राइमरी सेकेंडरी में कम होंगे, इस पर डाई वोल्ट आना कम हो जाएंगे। जैसे ही वोल्टेज डाई वोल्ट आना कम होंगे, ये एनोड टू कैथोड जो सप्लाई पास कर रहा था नहीं करेगा, जिससे हमारी आईसी फिर से काम करने लगेगी, जो उसकी वर्किंग डिमांड होगी आउटपुट की। यानी आउटपुट में क्या चल रहा है, ये सब कुछ हमको TL431 देती है ऑक्टोकपलर को। ऑक्टोकपलर को ये जो एलईडी यहाँ पे लगाई है मैंने, ये एलईडी ऑक्टोकपलर के अंदर लगी है, ये मान के चलो आप, ये एलईडी ऑक्टोकपलर के अंदर लगी हुई है। और इसी एलईडी में जो ब्राइटनेस बनती है, उससे फोटो ट्रांजिस्टर जो कि ऑक्टोकपलर में लगा होता है, इसकी लाइट, ये लाइट उसमें बेस का काम करती है। ट्रांजिस्टर को आपने समझा हो तो बेस पर जैसे भी सप्लाई दी जाती है तो ट्रांजिस्टर वर्किंग में आ जाता है। इस एलईडी की लाइट से ट्रांजिस्टर, जितनी इसकी ब्राइटनेस ज़्यादा होगी उतना सैचुरेट ज़्यादा होगा, यानी कि ट्रांजिस्टर उतनी जल्द ज़्यादा सप्लाई हमारी PMWIC को देगा कि वोल्टेज कंप्लीट हो गए हैं, ड्यूटी साइकिल कम करो। जितनी एलईडी स्लो होगी उतना कम उसको सप्लाई मिलेगी, तो यानी वहाँ पे मालूम पड़ेगा PMWIC को कि वोल्टेज कम है, ड्यूटी साइकिल बढ़ाओ। तो ये सारी चीज़ें बहुत अजीब तरीके से काम करती हैं। अच्छा, अब ये देखते हैं कि TL431 बाकी में ग्राउंड पास करता नहीं करता। अब देखिए 5 वोल्ट वही है, R1 R2 वही है, एलईडी वही है, सिर्फ मैंने TL431 के एनोड से ग्राउंड को हटा दिया। एलईडी हमारी ग्लो नहीं हो रही, यानी कि माइनस हटाने, ग्राउंड हटाने पे ऑक्टोकपलर की एलईडी जलेगी नहीं, तो काम नहीं करेगी। अब जैसे ही मैंने इसको ग्राउंड दिया, इससे ये चीज़ कन्फर्म हो गई कि TL431 के रेफरेंस वोल्टेज अगर 2.5 मिल जाए तो एनोड टू कैथोड सप्लाई पास होती है। अब ये सब चीज़ें समझना ज़रूरी क्यों है, क्योंकि चाहे 6805 हो, LM324 हो, 3525 हो, AC सेंस हो,